हेलो बच्चों, नमस्कार। वेलकम टू मिस्टिकल केमिस्ट्री। आज हम लोग आ चुके हैं भाई हमारे थर्मोडायनेमिक्स के लेक्चर नंबर 9 के ऊपर। इसके अंदर हम लोग हमारा लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि है गिब्स फ्री एनर्जी। ये गिब्स फ्री एनर्जी आखिर होती क्या है, इसके अलावा इंथैल्पी से, टेम्परेचर से और एंट्रोपी से इसका आखिर क्या रिलेशन है, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है और वो क्या बताता है एंट्रोपी के बारे में। ये सब कुछ बातें हैं जिनके बारे में हमें डिस्कशन करना है भाई इस लास्ट लेक्चर के अंदर। तो जल्दी से जानना शुरू करते हैं भाई। सबसे पहले समझते हैं कि गिब्स फ्री एनर्जी जो एक नया थर्मोडायनेमिक फंक्शन है, उसकी हमें आखिर जरूरत क्यों पड़ती है। देखो भाई, हम लोग कल के लेक्चर में स्टडी कर रहे थे जिसमें हमने एंट्रोपी के बारे में पढ़ा था। बेसिकली कुछ रिएक्शन ऐसी होती हैं जिनको हम लोग कैसे एक्सप्लेन करते हैं, एनर्जी के हिसाब से एक्सप्लेन करते हैं। कुछ रिएक्शन ऐसी होती हैं जिनको हम लोग एंट्रोपी के हिसाब से एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग वन बाय वन स्टडी करना शुरू करते हैं भाई। देखो, पहला एग्जाम्पल है हमारे पास जिस रिएक्शन का, उसमें दिखाया गया है कंबस्चन। नॉर्मल लकड़ी जल रही है, एक तरीके से कार्बन का कंबस्चन हो रहा है। कार्बन बेस्ड कंपाउंड का जब कंबस्चन होता है तब वहां से हमें CO2 मिलती है और एनर्जी वहां पर रिलीज होती है। तो यहाँ पर इस तरीके की रिएक्शंस में क्या होता है, ओवरऑल एनर्जी बहुत सी रिलीज होती है, यहाँ पर एनर्जी का डिक्रीज आता है सिस्टम में। तो ये रिएक्शन क्यों हो रही है, ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस क्यों है, फिजिबल क्यों है, ये हम लोग कैसे एक्सप्लेन करते हैं भाई। ये रिएक्शन इसलिए फिजिबल है क्योंकि इसके अंदर ओवरऑल एनर्जी का डिक्रीज आ रहा है। जब सिस्टम अपनी ओवरऑल एनर्जी जो है रिलीज कर रहा हो तब वहां पर स्टेबिलिटी आ जाती है। एनर्जी जैसे ही डिक्रीज होगी, स्टेबिलिटी वहां पर आ जाएगी। तो इस तरीके की रिएक्शंस को हम लोग कैसे एक्सप्लेन करते हैं, ऐसे एक्सप्लेन करते हैं कि भाई ये रिएक्शन इसलिए हो रही है क्योंकि एनर्जी इनके अंदर डिक्रीज हो रही है। उसके अलावा हमने कुछ प्रोसेसेस ऐसी भी देखी थी जिनके अंदर क्या होता था भाई, ओवरऑल एनर्जी इंक्रीज होती थी। फॉर एग्जांपल हम लोग अगर वाटर के इवेपोरेशन की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, वाटर लिक्विड स्टेट से चेंज करता है गैसियस स्टेट में। यहां पर देखो, लिक्विड से जब गैस बनते हैं वाटर के मॉलिक्यूल तो एनर्जी गेन करके बनते हैं। इस रिएक्शन में तो एनर्जी कंज्यूम हो रही है। डेल्टा एच जो होगा इस प्रोसेस का, वो तो नेगेटिव की बजाय पॉजिटिव आएगा। डेल्टा एच यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, इंथैल्पी यहाँ पर इंक्रीज होगी, है ना। तो इस प्रोसेस के होने के पीछे क्या रीजन है, तो इसके लिए हमने क्या बोला भाई, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट होता है एंट्रोपी का। तो क्योंकि लिक्विड से ज्यादा एंट्रोपी होती है गैस की, इसलिए जब लिक्विड कन्वर्ट होगा गैस के अंदर तब वहां पर क्या होगा, एंट्रोपी इंक्रीज हो जाएगी, रैंडमनेस इंक्रीज हो जाएगी। तो ये कुछ दूसरे तरीके की प्रोसेसेस थी भाई जिनको हमने एंट्रोपी की फॉर्म में समझा था। तो कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कब होती है, या तो उसका डेल्टा एच नेगेटिव हो, एनर्जी वहां पर डिक्रीज हो रही हो, या फिर उस रिएक्शन का डेल्टा एस पॉजिटिव हो, यहाँ पर पॉजिटिव आएगा। मतलब सिस्टम की एंट्रोपी, उसकी रैंडमनेस इंक्रीज हो रही हो, तो वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। अब किसी रिएक्शन के अंदर अगर दोनों चीजें हो जाए या फिर दोनों में से एक हो जाए तो कैसे हम लोग स्पॉन्टेनिटी डिसाइड करेंगे। एक कॉमन फंक्शन हमारे पास होना ही चाहिए जो कि इन दोनों को अकाउंट करता हो भाई, जो इन दोनों को इंक्लूड करके हमें ये बता दे, दोनों बातों को ध्यान में रख के हमें ये बता दे कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी या फिर नहीं होगी। तो कुछ एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस ऐसी भी होती हैं जो एक टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल मेल्टिंग ऑफ आइस। तो यहाँ पर क्या है भाई, देखो आइस मेल्ट करती है हाइयर टेम्परेचर पे। अगर यहीं पर टेम्परेचर मान लो कि -10 डिग्री सेल्सियस होता तो क्या ये आइस मेल्ट कर पाती, जी नहीं। तो कुछ प्रोसेसेस ऐसी भी होती हैं जो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर के ज्यादा होने के बाद ही स्पॉन्टेनियस होती हैं। स्पॉन्टेनियस मतलब अपने आप बर्फ ये पिघल जाएगी। अपने आप ये बर्फ कब पिघलेगी भाई, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर के बाद ही पिघलेगी। तो यहाँ पर ना स्पॉन्टेनिटी के हम लोग तीन कॉन्सेप्ट समझ गए। एक तो ये भाई कि इंथैल्पी के हिसाब से कैसे डिसाइड करें कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी या नहीं। एक एंट्रोपी के हिसाब से कैसे डिसाइड करें कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी या फिर नहीं होगी।
और दूसरा फैक्टर आया, तीसरा फैक्टर जो है वो आया टेम्परेचर का। ये क्या बता रहा है कि स्पॉन्टेनिटी कहीं न कहीं टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है। कुछ प्रोसेसेस ऐसी होती हैं जो कि स्पॉन्टेनियसली होंगी या फिर नहीं, ये उनके टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो अब गिब्स ने क्या किया भाई, एक ऐसा फंक्शन बना दिया, गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी, एक ऐसा फंक्शन बना दिया जो कि इंथैल्पी, एंट्रोपी और टेम्परेचर, इन तीनों फैक्टर्स को अकाउंट करके, ध्यान में रख के ये बता दे कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगी या फिर नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। तो इन तीनों टर्म्स का यूज करके गिब्स ने क्या बनाया भाई, गिब्स फ्री एनर्जी का एक्सप्रेशन बनाया। ये क्या होता है, इसके अनुसार डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस ई डेल्टा एस। तो यहां पर ये इंथैल्पी है, यहाँ पर है एंट्रोपी चेंज और बीच में है टेम्परेचर। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी माइनस टी डेल्टा एस। तो अगर हमें रिएक्शन की इंथैल्पी दे रखी हो, एंट्रोपी दे रखी हो और जिस टेम्परेचर के ऊपर वो प्रोसेस हो रही हो वो दे रखा हो, तो इन तीनों चीजों के बेस पे हम लोग एक डेल्टा जी की वैल्यू निकाल सकते हैं भाई। ये डेल्टा जी की वैल्यू हमें एक्यूरेटली बता पाएगी कि कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी या फिर नहीं। देखो यहाँ पर ये जो रिएक्शंस है ना, ये हमें एक्यूरेटली नहीं बता पा रही। इकलौती अकेली एंथैल्पी की वैल्यू हमें नहीं दिखा रही कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी या नहीं। अकेले एंट्रोपी के बेस पे भी हम लोग नहीं डिसाइड कर पा रहे कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी या फिर नहीं। अकेले टेम्परेचर के ऊपर भी हम लोग नहीं डिसाइड कर पा रहे कि रिएक्शन जो है स्पॉन्टेनियस होगी या फिर नहीं। लेकिन ये जो डेल्टा जी नया फंक्शन आया है, जो गिब्स फ्री एनर्जी के लिए नया फंक्शन आया है, ये तीनों को अकाउंट में लेके ये बता देगा कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी या फिर नहीं। तो गिब्स फ्री एनर्जी का जो फंक्शन है, ये हमें क्या बताता है भाई, ये बताता है रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी के बारे में। अब इसकी एक डेफिनेशन भी है भाई, डेफिनेशन सिंपल सी क्या है भाई, जितनी भी हीट एनर्जी, जितनी भी थर्मल एनर्जी सिस्टम के पास है, वो उसको कितने यूजफुल वर्क के अंदर कन्वर्ट कर सकती है। ये सिंपल सी डेफिनेशन है गिब्स फ्री एनर्जी की। The amount of energy available in the system that can be converted into useful work is called Gibbs free energy। जो टोटल एनर्जी है सिस्टम की, उसके अंदर से कितनी एनर्जी को यूजफुल वर्क के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है, उसी को बोला जाता है गिब्स फ्री एनर्जी। ये फंक्शन क्या एक्सप्लेन करता है, दिस फंक्शन एक्सप्लेन्स स्पॉन्टेनिटी ऑफ ए प्रोसेस टेकिंग इन अकाउंट फॉर एंथैल्पी, एंट्रोपी एज वेल एज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ये जो फंक्शन निकल के आता है डेल्टा जी, इसकी जो वैल्यू आती है, ये एंथैल्पी को, एंट्रोपी को और टेम्परेचर को, तीनों को ध्यान में रख के हमें ये बता देता है कि कोई रिएक्शन फिजिबल होगी या फिर नहीं होगी। अब देखते हैं भाई कि ये कैसे बताएगा रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी के बारे में। देखो भाई, अगर हमारे पास डेल्टा जी की वैल्यू आ जाए नेगेटिव, तब उस केस में तो होगी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस। अगर डेल्टा जी की वैल्यू आ जाए पॉजिटिव, तब वो रिएक्शन हो जाएगी नॉन स्पॉन्टेनियस। और अगर डेल्टा जी की वैल्यू एग्जैक्टली जीरो के ऊपर आ जाए, तब वो क्या हो जाएगी भाई, तब ऐसा तब होता है जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हमारे इक्विलिब्रियम में हो। तो डेल्टा जी की वैल्यू अगर जीरो है, तो वो रिप्रेजेंट करेगी इक्विलिब्रियम को। इक्विलिब्रियम वैसे हमारा अगला चैप्टर भी है जो हम लोग शुरू करने वाले हैं, तो इसके बारे में और ज्यादा बात होगी भाई आगे चल के। अभी के लिए हम लोग क्या समझ गए, डेल्टा जी की वैल्यू अगर नेगेटिव है, तब क्या होगा, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। और अगर डेल्टा जी की वैल्यू आ जाए पॉजिटिव, तब रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। तो ये हम लोग समझ गए भाई डेल्टा जी की वैल्यू कैसे डिसाइड कर रही है। अब डेल्टा जी की वैल्यू हम लोग कैसे चेक करेंगे, डेल्टा जी के लिए एक्सप्रेशन है भाई कुछ इस तरह, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो इन तीनों की ही वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा कि डेल्टा जी की ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव आएगी या फिर पॉजिटिव आएगी। तो ये हम लोग देखना शुरू करते हैं भाई, एंट्रोपी और इंथैल्पी की वैल्यू को ध्यान में रख के हम लोग कैसे बताएं कि हमारी जो गिब्स फ्री एनर्जी है, ये नेगेटिव होगी या फिर पॉजिटिव होगी।
चलो भाई इसी चीज को देखना शुरू करते हैं। फर्स्ट केस में देखो भाई, इस केस में डेल्टा एच है हमारे पास नेगेटिव और डेल्टा एस है पॉजिटिव। तो यहां पर क्या होगा देखो, डेल्टा एच की वैल्यू हो गई है नेगेटिव, आगे है माइनस का साइन, और डेल्टा एस की वैल्यू है पॉजिटिव। तो एक तरीके से हमें क्या करना है भाई, नेगेटिव और पॉजिटिव मिलके क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे, नेगेटिव नेगेटिव। तो एक तरीके से हमें क्या करना है, तो नेगेटिव वैल्यूज को ही आपस में जोड़ना है। तो ओवरऑल जो वैल्यू होगी डेल्टा जी की, वो और भी ज्यादा नेगेटिव आ जाएगी। डेल्टा जी यहाँ पर क्या आने वाला है, नेगेटिव आने वाला है, या फिर लेस देन जीरो भी बोल सकते हैं। जीरो से छोटे नंबर नेगेटिव ही तो होते हैं। तो यहाँ पर डेल्टा जी की वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव। तो इस वजह से ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्पॉन्टेनियस। ये रिएक्शन हो जाएगी स्पॉन्टेनियस। अगले अगला केस हम लोग देखते हैं भाई। अगले केस में क्या है, इंथैल्पी चेंज है पॉजिटिव और एंट्रोपी चेंज है नेगेटिव। तो यहां पर क्या होगा, डेल्टा एच की जगह पर हम लोग रखेंगे एक पॉजिटिव वैल्यू, माइनस डेल्टा एस भी हमारे पास नेगेटिव है। तो ये माइनस माइनस और माइनस मिलके हो जाएंगे प्लस। तो ये हमारे पास हो गया भाई। तो पॉजिटिव वैल्यूज को ही हमें आपस में ऐड करना है। इस रिएक्शन से डेल्टा जी क्या आने वाला है भाई, डेल्टा जी पॉजिटिव ही आने वाला है। डेल्टा जी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आएगी, और ये रिएक्शन कैसी हो जाएगी, नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ये हो जाएगी। अगला केस डिस्कस करते हैं भाई, जहां पर डेल्टा एच भी पॉजिटिव हो, इंथैल्पी चेंज भी पॉजिटिव हो, और डेल्टा एस भी पॉजिटिव हो, एंट्रोपी चेंज भी पॉजिटिव हो। तो यहां पर क्या होगा, डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव माइनस डेल्टा एस की वैल्यू भी पॉजिटिव। तो हमें एक पॉजिटिव नंबर में से एक पॉजिटिव नंबर ही सब्ट्रैक्ट करना है। अब ये कैसे होगा भाई, ये पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, ये नेगेटिव भी आ सकता है, ये पॉजिटिव भी आ सकता है। डिपेंड किस पे करेगा, कौन सा नंबर ज्यादा पॉजिटिव है, कौन सा नंबर बड़ा है। अगर राइट साइड वाला नंबर ज्यादा पॉजिटिव हो गया तो ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। अगर राइट साइड वाला पॉजिटिव नंबर मतलब कि टी डेल्टा एस ये कम पॉजिटिव हुआ तो ओवरऑल डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग क्या करें भाई, यहाँ पर ना हमें टेम्परेचर एक ऐसा निकालना पड़ेगा जिससे ज्यादा अगर टेम्परेचर हो गया तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो, जिससे कम अगर टेम्परेचर हो गया तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस हो। ये हम लोग कैसे निकालेंगे देखो, सीधा सा एक्सप्रेशन हमारे पास क्या है भाई, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो हमें चाहिए डेल्टा जी लेस देन जीरो। डेल्टा जी अगर जीरो हो गया तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी, जीरो से कम हो गया तो स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। डेल्टा जी की वैल्यू क्या है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये होना चाहिए जीरो से कम। दिस शुड बी लेस देन जीरो, तभी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। अब इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं देखो, माइनस का जो टी डेल्टा एस है उसको ले जाते हैं राइट साइड में। क्या हो जाएगा भाई, डेल्टा एच शुड बी लेस देन टी डेल्टा एस। टी डेल्टा एस राइट साइड में जाके पॉजिटिव हो गया। अब क्या करें, डेल्टा एस को वापस ले आओ लेफ्ट साइड में, तो ये चला जाएगा डिवाइड में भाई, तो ये हो जाएगा डेल्टा एस। तो टेम्परेचर अगर ज्यादा है, डेल्टा एच डिवाइडेड बाई डेल्टा एस इस पर्टिकुलर वैल्यू से, अगर टेम्परेचर ज्यादा है इस पर्टिकुलर वैल्यू से, तभी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, अदरवाइज नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। तो यहां पर देखो भाई, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस तब होगी जब टेम्परेचर की वैल्यू एक स्पेसिफिक वैल्यू से ज्यादा है, इस केस में ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। अदरवाइज ये रिएक्शन हो जाएगी नॉन स्पॉन्टेनियस, अदरवाइज ये रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। तो ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर डेल्टा एच पॉजिटिव है, डेल्टा एस भी पॉजिटिव है, वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कब होगी, जब टेम्परेचर की वैल्यू एक पर्टिकुलर वैल्यू से ज्यादा हो जाए, तभी वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी भाई। नेक्स्ट हमारा लास्ट केस डिस्कस करते हैं, जिसके अंदर क्या है, डेल्टा एच भी नेगेटिव है और इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है डेल्टा एच को, जो कि अगेन नेगेटिव है। तो यहाँ पर कैसे साइन होंगे भाई, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव।
एक नेगेटिव नंबर और एक पॉजिटिव नंबर, जिसको हमें आपस में ऐड करना है। ये भी भाई ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव दे सकता है, नेगेटिव दे सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सा नंबर ज्यादा नेगेटिव है, कौन सा कम नेगेटिव है। तो इसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, एक टेम्परेचर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, जिससे कम पे रिएक्शन स्पॉन्टेनियस या फिर नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, और उससे ज्यादा टेम्परेचर पे कुछ अलग केस होगा। तो वही काम हमें करना है भाई। डेल्टा जी हमारा अगर 0 से कम है, तब रिएक्शन कैसी हो जाएगी, रिएक्शन हो जाएगी स्पॉन्टेनियस। तो डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये होना चाहिए 0 से कम। अब ये जो इक्वेशन है, ये बिना साइन कन्वेंशन के हमने लिखी है। अगर साइन कन्वेंशन यहाँ पर अप्लाई कर दें, तब क्या होगा भाई, डेल्टा एच को भी नेगेटिव रखो, डेल्टा एस को भी नेगेटिव रखो। तो डेल्टा एच को अगर नेगेटिव रखेंगे तो ये बन गया माइनस का डेल्टा एच, डेल्टा एस को अगर नेगेटिव रखेंगे तो टी डेल्टा एस ओवरऑल क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा। बाहर वाला माइनस और अंदर वाला माइनस मिलके हो जाएंगे पॉजिटिव। तो ये इक्वेशन हमारी बन गई। डेल्टा एच लेफ्ट साइड में नेगेटिव है, इसको राइट साइड में जैसे ही लेके जाएंगे, ये हो जाएगा पॉजिटिव। तो अगर इस रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस बनाना है, तो टी डेल्टा एस की वैल्यू कम होनी चाहिए डेल्टा एच से। डेल्टा एस को भी दूसरी तरफ ले जाओ, तो टेम्परेचर जो है इस बार कम होना चाहिए इस पर्टिकुलर वैल्यू से। जब टेम्परेचर डेल्टा एच डिवाइडेड बाई डेल्टा एस इस वैल्यू से कम होगा, तभी ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो सकती है। तो ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कब होगी, जब टेम्परेचर कम है इस पर्टिकुलर वैल्यू से। अदरवाइज ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, नॉन स्पॉन्टेनियस। इस तरह से हम लोग डिसाइड करते हैं भाई कि ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी या फिर नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। दोनों के साइन देखेंगे हम लोग, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन सोल्व करना आएगा, तो उसमें इंथैल्पी, एंट्रोपी और टेम्परेचर ये दिए हुए होंगे, वो रख के हम लोग डेल्टा जी की वैल्यू निकाल लेंगे। डेल्टा जी की वैल्यू ओवरऑल नेगेटिव आ रही है या फिर पॉजिटिव आ रही है, उसके बेस पे हम लोग क्या बता देंगे, हमारी गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी। उस हिसाब से बता देंगे रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या फिर नॉन स्पॉन्टेनियस है, ठीक है भाई। क्वेश्चन करते हैं भाई, नीट का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा पुराना क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें क्या बताना है, फॉलोइंग रिएक्शन अकरिंग इन ऑटोमोबाइल। एक ऑटोमोबाइल के अंदर, किसी गाड़ी के अंदर ये रिएक्शन हो रही है, जिसके अंदर क्या है भाई, C8H8 plus 5O2 25O2 is giving CO2 and H2O। कंबस्टन रिएक्शन है ये, जिसके अंदर ऑक्टेन का कंबस्टन हो रहा है। तो इसके अंदर बेसिकली क्या होता है भाई, फ्यूल का जब कंबस्टन होता है तब एनर्जी रिलीज होती है। कंबस्टन रिएक्शन में हम लोग देख चुके हैं, एनर्जी रिलीज हो रही है, ओवरऑल एनर्जी डिक्रीज होगी। डेल्टा एच हमारे पास नेगेटिव आने वाला है। हमें साइंस बताने हैं इस क्वेश्चन में, डेल्टा एच के, डेल्टा एस के और डेल्टा जी के कैसे होंगे। तो भाई कंबस्टन रिएक्शन में क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रही है, फाइनल एनर्जी कम होगी इनिशियल से। डेल्टा एच कैसे निकलेगा, फाइनल इंथैल्पी में से इनिशियल को माइनस करेंगे, क्योंकि फाइनल कम है तो नेगेटिव आ जाएगा डेल्टा एच। एंट्रोपी कैसे निकालें, देखो भाई, एंट्रोपी होती है गैसेस की ज्यादा, और यहाँ पर रिएक्टेंट्स भी सारे गैस हैं, प्रोडक्ट भी सारे गैस हैं। तो यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे एंट्रोपी की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। हमें क्या पता है, एंट्रोपी जो है वो एक स्टेट फंक्शन है और एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि एंट्रोपी जो है वो एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, वो सिस्टम के बल्क पे डिपेंड करती है। जितने ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, उतनी ही ज्यादा एंट्रोपी। यहाँ पर प्रोडक्ट में आप लोग देखोगे तो गैसियस मॉलिक्यूल कितने हैं भाई, 16 प्लस 18, ये हो जाएंगे 34। तो टोटल 34 हमारे पास गैसियस मॉलिक्यूल हैं प्रोडक्ट्स के अंदर। वहीं अगर आप लोग देखो कि भाई रिएक्टेंट्स में कितने गैसियस मॉलिक्यूल हैं, तो देखो 25O2 प्लस 2 ऑक्टेन। तो रिएक्टेंट्स में हमारे पास सिर्फ 27 गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं। गैसियस नंबर ऑफ मोल्स जो है प्रोडक्ट्स में ज्यादा है, मतलब प्रोडक्ट की तरफ एंट्रोपी भी बढ़ेगी भाई। जितने ज्यादा तरह के गैस मॉलिक्यूल्स, उतनी ही ज्यादा एंट्रोपी। तो प्रोडक्ट के पास एंट्रोपी ज्यादा है, रिएक्टेंट्स के पास एंट्रोपी कम है।
तो यहाँ पर एंट्रोपी का इंक्रीज हुआ है। यहाँ पर डेल्टा एच की वैल्यू कैसी आएगी? पॉजिटिव आएगी। और जब डेल्टा एच नेगेटिव हो जाए, डेल्टा एच पॉजिटिव हो जाए, तब क्या होता है भाई? देखो, गिब्स फ्री एनर्जी इज इक्वल टू इंथैल्पी माइनस टी डेल्टा एंट्रोपी। अगर डेल्टा एच है हमारे पास नेगेटिव माइनस डेल्टा एच है पॉजिटिव, तो एक तरीके से ये भी हो जाएगा प्लस और माइनस मिलके माइनस। दो नेगेटिव नंबर आ गए तो डेल्टा जी यहाँ पर और भी ज्यादा नेगेटिव ही आने वाला है। डेल्टा जी यहाँ पर हो जाएगा नेगेटिव। यहाँ पर साइन कैसे होंगे भाई इन तीनों के? माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस। ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये हो जाएगा भाई इसका करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं भाई, अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। सेल रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस व्हेन? सेल रिएक्शन कब स्पॉन्टेनियस होगी? देखो, कोई भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कब होती है? जब डेल्टा जी नेगेटिव हो। डेल्टा जी नोट अगर नेगेटिव है तभी वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं भाई, ये और एक नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसके अंदर हमें क्या बताना है? मोस्ट प्रोबेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लेड एंड टिन आर। इन दोनों की हमें बताना है मोस्ट प्रोबेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी। देखो, यहाँ पर दोनों प्रोसेसेस को ध्यान से देखो। PbO2 में लेड की ऑक्सीडेशन स्टेट है +4 और लेड ऑक्साइड में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +2। अब इस रिएक्शन की जो डेल्टा जी है वो क्या है भाई? वो नेगेटिव है। मतलब कि ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, ये रिएक्शन अपने आप हो जाएगी। PbO2 अगर प्रेजेंट है तो वो अपने आप लेड ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि ये रिएक्शन हो जाएगी इसलिए प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है। तो लेड की जो मोस्ट प्रोबेबल ऑक्सीडेशन स्टेट बनी वो बन गई भाई +2। अगली रिएक्शन देखो, SnO2 में यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट है +4 और यहाँ पर है +2। हाउएवर इस रिएक्शन की डेल्टा जी क्या है? पॉजिटिव है। डेल्टा जी इस रिएक्शन की पॉजिटिव है, 0 से ज्यादा है। मतलब ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं है। इसके अंदर रिएक्टेंट प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे बल्कि रिएक्टेंट ही ज्यादा स्टेबल होगा। तो रिएक्टेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +4। तो टिन के लिए यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई भाई? +4 हो गई। रिएक्टेंट्स वाली हो गई, ना कि प्रोडक्ट वाली। तो ये दो आ गई भाई मोस्ट प्रोबेबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। डी हो गया करेक्ट आंसर। इस तरीके से हम लोग दिखा सकते हैं मोस्ट प्रोबेबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। आगे देखते हैं भाई, व्हाट इज द एंट्रोपी चेंज इन जूल पर केल्विन पर मोल व्हेन 1 मोल ऑफ आइस इज कन्वर्टेड इनटू वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस? द एंथैल्पी चेंज फॉर कन्वर्जन ऑफ आइस टू लिक्विड ऑफ वाटर इज दिस। देखो भाई, हमें क्या दिया हुआ है? हमें मेल्टिंग ऑफ आइस दिया गया है। मेल्टिंग ऑफ आइस में क्या होता है? H2O सॉलिड का फ्यूजन होता है, लिक्विड के अंदर ये कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर जो इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन है वो हमें कितनी दी हुई है? 6 किलो जूल पर मोल। 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ये हमें दी हुई है इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। किस टेम्परेचर के ऊपर ये फ्यूजन हो रहा है? 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। हमें एंट्रोपी चेंज बताना है। तो देखो भाई, एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन क्या हो जाएगी? एंट्रोपी होता है हीट डिवाइडेड बाई टेम्परेचर। डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन डिवाइडेड बाय टेम्परेचर इसके बराबर हो जाएगी। अब यहाँ पर देखो, एंट्रोपी की वैल्यू हमें चाहिए जूल पर केल्विन पर मोल में, लेकिन इंथैल्पी हमारे पास क्या है? किलो जूल पर मोल में है। तो इसको जूल पर मोल में कन्वर्ट करो, ये हो जाएगा 6000 जूल पर मोल। टेम्परेचर हमें एंट्रोपी की वैल्यू में चाहिए केल्विन में, लेकिन यहाँ दिया हुआ है 0 डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करेंगे 273 हमें ऐड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 273 केल्विन। अब जो वैल्यू आएगी एंट्रोपी चेंज की वो कैसी आएगी भाई? किसमें आएगी? जूल पर केल्विन पर मोल के अंदर आएगी। अब इसको अगर आप लोग सोल्व करके देखोगे तो ये आएगा 21.976 के आसपास। तो एक तरीके से डी हो गया हमारा क्लोजेस्ट आंसर। डी हो गया हमारा क्लोजेस्ट आंसर। ये हो जाएगा भाई हमारा सही जवाब। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टैंडर्ड इंथैल्पी एंड स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंजेस फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया एट 298 केल्विन। किस टेम्परेचर के ऊपर अमोनिया का ऑक्सीडेशन हो रहा है ये दे रखा है। इसके अलावा क्या क्या दे रखा है भाई? इंथैल्पी चेंज दे रखा है डेल्टा एच
और एंट्रोपी चेंज दे रखा है डेल्टा एस। हमें बताना है स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी का चेंज क्या होगा। बहुत सिंपल है भाई, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। डेल्टा जी क्या होता है? डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है। वैल्यूज पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। इंथैल्पी चेंज दे रखा है माइनस का 382.64 किलो जूल पर मोल। यूनिट्स को ध्यान में रखना भाई, माइनस करने से पहले बस यूनिट्स को इक्वेट करवा लेना। माइनस टेम्परेचर दे रखा है 298 केल्विन मल्टीप्लाइड बाई, आगे क्या दे रखा है भाई? एंट्रोपी दे रखी है कितनी? माइनस का 145.6 जूल पर मोल। यहाँ पर केल्विन भी आएगा भाई। एंट्रोपी की यूनिट यहाँ पर इन्होंने सही नहीं दी है। ये हो गया हमारे पास एंट्रोपी की वैल्यू। अब यहाँ पर ये ओवरऑल वैल्यू किस में आएगी? जूल पर मोल में आएगी। और यहाँ पर इंथैल्पी किस में है? किलो जूल पर मोल में है। तो एक काम कर लेना, बस इसको पहले क्या कर लेना, किलो जूल से जूल में कन्वर्ट कर लेना। 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई, ठीक है। अच्छा, इसको हम लोग कन्वर्ट नहीं करते हैं, हम लोग क्या करते हैं देखो, क्योंकि फाइनल ऑप्शन हमारे किलो जूल पर मोल में दिए हुए हैं, तो इसको किलो जूल पर मोल ही रहने देते हैं। यहां पर देखो, माइनस और माइनस को हमें करना है मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा प्लस 298 मल्टीप्लाइड बाई 145.6। ये क्योंकि जूल पर मोल है तो इसको 1000 से डिवाइड करो और इसको कन्वर्ट कर लो किलो जूल पर मोल में। अब जो है दोनों की यूनिट बराबर हो गई है, दोनों किलो जूल पर मोल में आ गया है। आंसर निकालना भाई। आंसर आपका आएगा, देखो मैं कैलकुलेटर से सोल्व करता हूं अभी। ये आंसर हमारा निकल के आएगा माइनस का 340 किलो जूल पर मोल के आसपास। ये आंसर हमारा आ रहा है भाई। देखो, ऑप्शन बी है हमारा क्लोजेस्ट आंसर। दिस विल बी दी करेक्ट आंसर। तो ये थे भाई हमारे नीट के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि पूछे गए हैं गिब्स फ्री एनर्जी वाले कॉन्सेप्ट से। आगे हम लोग क्या करते हैं भाई, आगे हम लोग पढ़ते हैं अब हमारा थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। स्टार्ट करते हैं जल्दी से पढ़ना हमारे थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को। ये हमें क्या बताएगा भाई? देखो, ये लॉ हमें बताता है कि अगर एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर हो, जीरो अगर केल्विन में हमारे पास टेम्परेचर दिया हुआ है, तो क्या होगा भाई? वहां पर द एंट्रोपी ऑफ ए क्रिस्टलाइन सब्सटेंस इज टेकन एज जीरो। एब्सोल्यूट जीरो भाई एक्चुअल में 0 डिग्री सेल्सियस को बोलते हैं, जहां पर क्या हो, एंट्रोपी ऑलमोस्ट जीरो हो जाए। तो उस टेम्परेचर के ऊपर क्या होता है? एंट्रोपी ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है। इसी को हम लोग विजुअलाइज भी कर सकते हैं। देखो, हमारे पास गर्म पानी है जिसके अंदर से भाप उठ रही है, मतलब यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। टेम्परेचर थोड़ा सा कम कर देंगे तो ये भाप उठनी बंद हो जाएगी, वाटर लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, गैस से लिक्विड बन जाएगा। और भी कम टेम्परेचर कर देंगे तो लिक्विड से आइस बन जाएगा। तो एक तरीके से क्या हो रहा है, यहाँ पर गैस फॉर्म थी, मैक्सिमम एंट्रोपी थी। यहाँ पर हमने टेम्परेचर कम किया, लिक्विड बना दिया, एंट्रोपी डिक्रीज कर दी। यहाँ पर हमने फिर से टेम्परेचर कम कर दिया, सॉलिड आइस उसको बना दिया, यहाँ पर एंट्रोपी और भी कम हो गई, मिनिमम हो गई। तो हम लोग ऐसा मानते हैं कि हर क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जहां पर उसमें एंट्रोपी कुछ बचेगी ही नहीं। उस टेम्परेचर के ऊपर एंट्रोपी की जो वैल्यू होगी उसको बोला जाएगा एस नोट, और ये बराबर होती है भाई जीरो के। उस टेम्परेचर के ऊपर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के ऊपर, एब्सोल्यूट जीरो उसी को बोलेंगे जिसके ऊपर क्या हो, एंट्रोपी जीरो हो जाए। ना वो ऐसा होता है कि 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है, ना ही वो ऐसा होता है कि भाई 0 केल्विन के बराबर होता है। वो टेम्परेचर जिसके ऊपर एंट्रोपी मिनिमम हो जाए, एक तरीके से जीरो ही हो जाए, उसे बोला जाएगा एब्सोल्यूट जीरो। ठीक है भाई, इसी को अप्लाई करते हैं हम लोग। देखो, मान लो हम लोग कोई भी हमारे पास सिस्टम है जिसके अंदर कुछ एंट्रोपी है, और हम लोग क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर को डिक्रीज करके, धीरे धीरे डिक्रीज करके एंट्रोपी की वैल्यू को भी धीरे धीरे डिक्रीज कर रहे हैं। तो उसके लिए एक्सप्रेशन कुछ ऐसा बन जाएगा भाई, डी एस विल बी इक्वल टू सीपी डिवाइडेड बाई डी टी। सीपी क्या है भाई? हीट कैपेसिटी है, हीट डिवाइडेड बाई टेम्परेचर होता है एंट्रोपी। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन दिया हुआ है। अब यहां से हम लोग टोटल एंट्रोपी अगर निकालना चाहें तो क्या होगा भाई? दोनों तरफ इंटीग्रेशन करो। टेम्परेचर हमें बढ़ाना है 0 से लेके टी तक, और एंट्रोपी हमें इंक्रीज करनी है, स्टैंडर्ड एंट्रोपी जो कि है एस नोट, एस नोट से लेके
एस तक। यहाँ पर एंट्रोपी जो होगी ds का इंटीग्रेशन हो जाएगा s, जिसमें लिमिट पुट करनी है 0 से लेके s तक, और dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा ln ऑफ t, dp ln ऑफ t, जिसके अंदर लिमिट पुट करनी पड़ेगी 0 से लेके t तक। तो यहाँ पर आगे क्या होगा भाई देखो, s माइनस एस नोट, दिस विल बी इक्वल टू cp ln ऑफ t माइनस ln ऑफ 0। ये हमारे पास हो गया। अब हमें क्या बताया गया है, अगर टेम्परेचर हो जाए एब्सोल्यूट जीरो तो एंट्रोपी की वैल्यू जीरो हो जाती है। एस नोट हमारे पास जीरो हो जाता है अगर ये टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो हो। तो यहां से एंट्रोपी की वैल्यू हमारे पास आ गई Cp ln ऑफ T माइनस, ये किसके बराबर होता है भाई, ln जीरो, ये जीरो के बराबर नहीं होता, ये बराबर होता है 2.303 के। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा एंट्रोपी का, यही हमें बताता है थर्ड लॉ। थर्ड लॉ असल में ये एक्सप्रेशन नहीं बताता, थर्ड लॉ हमें बस यही स्टेटमेंट देता है कि एब्सोल्यूट जीरो के ऊपर क्या होता है, एंट्रोपी किसी भी प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस की वो जीरो हो जाती है। तो ये है भाई छोटा सा थर्ड लॉ। थर्ड लॉ की बस स्टेटमेंट ही है जो हमारे सिलेबस में है, इसलिए यही हमें पढ़नी है। ये था हमारे पास थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे हमारे पास क्या है, स्टैंडर्ड एंट्रोपी के बारे में भी यहाँ पर बताया हुआ है। मान लो कोई रिएक्शन ऐसे हो रही है कि रिएक्टेंट भी अपनी एब्सोल्यूट जीरो पे हैं और प्रोडक्ट्स भी अपने एब्सोल्यूट जीरो पे हैं, तो वहां पर जो टोटल स्टैंडर्ड एंट्रोपी का चेंज आएगा वो किसके बराबर होगा भाई, जितने भी प्रोडक्ट बन रहे हैं उन सब की स्टैंडर्ड एंट्रोपी का चेंज माइनस उसमें से कर देंगे स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज ऑफ रिएक्टेंट्स। ऐसे हमारे पास निकल के आ जाएगी डेल्टा एस नोट की वैल्यू। तो इसका एक्सप्रेशन क्या है, इसकी स्टेटमेंट क्या है, सॉरी, व्हेन एंट्रोपी ऑफ वन मोल ऑफ द सब्सटेंस इज एक्सप्रेस्ड इन इट्स स्टैंडर्ड स्टेट इट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड एंट्रोपी। जब सभी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे, तब वहां पर जो टोटल रिएक्शन का एंट्रोपी चेंज आएगा डेल्टा एस नोट, उसे क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज ऑफ ए रिएक्शन। ये है एक छोटा सा और एक्सप्रेशन, सिंपल है भाई। एक और क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पर देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है ये, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है। इसके अंदर क्या बताना है, डेल्टा जी फॉर द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस एट -15 डिग्री सेल्सियस मस्ट बी। यहाँ पर -15 डिग्री सेल्सियस के ऊपर बर्फ पिघल रही है, क्या ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है, क्या ये रिएक्शन अपने आप होगी, क्या -15 डिग्री के ऊपर बर्फ मेल्ट करेगी? जी नहीं, ये रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होती है भाई। और नॉन स्पॉन्टेनियस है तो डेल्टा जी किसके बराबर होगा, पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा। ये हो जाएगा भाई करेक्ट आंसर। अगर यही बर्फ मान लो कि +15 डिग्री सेल्सियस पर पिघल रही होती, तो हमें पता है भाई 15 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ डेफिनेटली मेल्ट करती है, तो वहां पर डेल्टा जी नेगेटिव हो जाता, लेस देन जीरो हो जाता, है ना। इस तरह से सोल्व करना था भाई हमें ये क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई, लास्ट टॉपिक हमारा रहता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये भी बहुत सिंपल सा लॉ है भाई। मान लो हमारे पास तीन सिस्टम यहाँ पर दिए हुए हैं, सिस्टम नंबर ए, सिस्टम नंबर बी, सिस्टम नंबर सी। मान लो यहाँ पर कुछ गैस के पार्टिकल्स भी हैं, ए है हमारे रेड गैस, बी है हमारी ब्लू गैस और सी है हमारी ग्रीन कलर की गैस। तो बेसिकली ये तीन सिस्टम है। जीरोथ लॉ हमें ये बताता है कि अगर दो सिस्टम दोनों के दोनों किसी एक सिस्टम के साथ इक्विलिब्रियम में है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि बी जो सिस्टम है उसके साथ भी ए इक्विलिब्रियम में है और सी जो सिस्टम है उसके साथ भी बी इक्विलिब्रियम में है। तो बेसिकली बी एक ऐसा कॉमन सिस्टम हमारे पास मिल गया जिसके साथ में क्या है, ए और सी दोनों ही इक्विलिब्रियम में हो जाएंगे। अब ये इक्विलिब्रियम किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है भाई, प्रेशर का इक्विलिब्रियम हो सकता है, हीट का इक्विलिब्रियम हो सकता है। हम लोग हीट का मान लेते हैं, हीट जो है वो ए और बी के अंदर भी एक्सचेंज होगी और तब तक एक्सचेंज होगी जब तक दोनों के अंदर हीट बराबर ना हो जाए। सिमिलरली बी और सी भी आपस में इक्विलिब्रियम है, इनकी हीट भी बराबर रहेगी। तो एक तरीके से अगर ऐसा हो जाए कि दो सिस्टम एक तीसरे सिस्टम के साथ क्या है, इक्विलिब्रियम में है, तो वो दोनों आपस में भी इक्विलिब्रियम में रहेंगे भाई। ये दोनों ए और सी
आपस में भी इनके बीच में इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा। यही बताता है ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। Two systems A and B are in equilibrium with each other with third system, then they will also be in equilibrium with each other. टू सिस्टम्स, दो सिस्टम अगर किसी तीसरे सिस्टम सी के साथ इक्विलिब्रियम में है तो वो दोनों आपस में भी इक्विलिब्रियम होंगे। अब यही चीज जो है भाई हमारी जनरल लाइफ के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती है ना। हो सकता है बी ए का दोस्त हो सकता है बी सी का दोस्त हो, जरूरी नहीं है कि ए और सी भी आपस में दोस्ती होंगे, है ना। तो इक्विलिब्रियम अगर ए और बी के बीच में है और बी और सी के बीच में है, तब सी और ए के बीच में भी इक्विलिब्रियम रहेगा। ये है हमारा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसी के साथ थर्मोडायनेमिक्स होती है भाई खत्म। सारे नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमने सोल्व कर लिए हैं। 9 लेक्चर्स के अंदर हमने निपटा दिया है थर्मोडायनेमिक्स को। अगले लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करेंगे भाई केमिकल इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर। आई होप आप लोग सपोर्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग। बाय गाइज।